हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ भूपेश। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। ठीक है, और मैं आप सभी का वेलकम करूंगा दुराना एकेडमिक्स के ई लर्निंग प्रोग्राम में। बच्चों, कल अपन ने पूरा सॉलिड स्टेट जो है वो ख़त्म कर लिया था। ठीक है, पूरा फिनिश कर लिया था। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे जाने हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आज अपन डील करेंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस में हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो हमने पढ़े हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं और हमें आने चाहिए उनको भी स्टडी करेंगे। बच्चों, आज के लेक्चर में कुछ ऐसी टॉपिक्स भी आपको कवर कराए जाएंगे जो कि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन उससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल अपने जो बुकलेट है उसको लेकर बैठ जाएं, क्वेश्चंस को निकाल लें। ठीक है, आज अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज फर्स्ट। ठीक है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि A नॉट इक्वल्स टू B, B नॉट इक्वल्स टू C एंड अल्फा इक्वल्स टू गामा 90 डिग्री एंड बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। रिप्रेजेंट मतलब ये बोल रहा है कि A और B, A, B और C तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं बच्चों? कोर लंबाई। क्या बता रहे हैं? कोर लंबाई। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा क्या है? कोण है। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि पैरामीटर्स के आधार पे हमने जो है वो जो क्रिस्टल है उसके टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, तो बताना है कि इसमें से कौन सा क्रिस्टल जो है वो इस जो ऊपर दी गई हेडिंग है A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C एंड जो एंगल दिया हुआ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो एकांतांश होगा। क्या होगा? एकांतांश। क्योंकि मैंने आपको बताया था एकांतांश के अंदर क्या होता है बच्चों, एकांतांश के अंदर क्या होता है कि जो अल्फा बीटा A, B एंड C, ठीक है, ये तो तीनों इक्वल होते ही नहीं है। ठीक है, और अल्फा जो है वो गामा के इक्वल्स टू होता है, वो कितना होता है? 90 डिग्री। बट बीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं होता। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस क्रिस्टल निकाय में सबसे ज्यादा असममितता पाई जाती है? ठीक है, किस क्रिस्टल निकाय में सबसे ज्यादा असममितता पाई जाती है? बच्चों, ये मैंने आपको बताया भी था। असममितता का मतलब क्या है कि अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा, A इज नॉट इक्वल्स टू B, B इज नॉट इक्वल्स टू C। ठीक है, बट अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा एंड बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा, और ये जो तीनों हैं ये 90 डिग्री के नहीं होने चाहिए। आज नहीं लाया सर, वापिस से शुरू करूं सर? कट जाए। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा जो असममितता पाई जाती है, ठीक है, असममितता का मतलब है अनसिमेट्रिकल। ठीक है, जिसमें कोई सममितता नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तीनों चीजें एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये किस में पाई जाती है बच्चों? तिरंतांश में। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने आपको? इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था बच्चों K2Cr2O7 और H3BO3, यानी कि इसको बोलते हैं अपन बोरिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? बोरिक एसिड या बोरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो इस जो तिरंतांश है इसमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? असममितता पाई जाती है। ठीक है, अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन है आपके पास कि ब्रेविस जालक या ब्रेविस लैटिस कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों जब मैंने बच्चों आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ब्रेविस लैटिस जो है वो अपने पास 14 प्रकार के होते हैं। अपन ने पढ़े थे। ठीक है, घनीय पढ़ा था, एकांतांश पढ़ा था, ठीक है, तिरंतांश पढ़ा था, द्विलंबांश पढ़ा था। ठीक है, फिर इसके मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि एक के अंदर जो है वो चारों कोष्टिकाएं नहीं हो सकती, किसी में FCC होगी, किसी में BCC होगी। ठीक है, तो ऐसे मैंने आपको बताया था। तो आप उनको जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएंगे 14। ठीक है, और उन्हीं 14 जालक को अपन क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक सरल घनीय सेल में प्रत्येक कोना कितनी एकक कोष्टिका में सहभाजित रहता है? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। एक सरल घनीय सेल में प्रत्येक कोना कितनी एकक कोष्टिका में सहभाजित रहेगा? ठीक है, तो जाहिर सी बात है किसकी बात कर रहा है ये?
अपने पास आज्ञा की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब जो सरल एकक कोष्ठिका उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये बोल रहा है कि प्रत्येक कोना, ठीक है, तो प्रत्येक कोना कितना सहभाजित करेगा, तो कोने कितने होते हैं उतना ही सहभाजित करेगा। कोने कितने होते हैं बच्चों? 8। मैंने बताया था एक घन के कितने कोने होते हैं? 8, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये रूम है, ये रूम को ही मैं बोल दूं कि ये क्यूब है, तो इसमें आप कॉर्नर्स गिनो, काउंट करो, देखो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो कितने कॉर्नर्स हो गए? 8। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप 5th देखें बच्चों। 5th क्वेश्चन है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कोनों पर स्थित परमाणु का एकक कोष्ठिका में कितना भाग रहता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है बच्चों, इसने देखो कंफ्यूज किया अपन को। पहले बोला है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है, अब बाद में बोल रहा है कि उसके कोनों पर जो है वो कितने परमाणुओं का कितना भाग रहता है। तो बच्चों कोनों पे तो हम जानते ही हैं, ठीक है, कितना होता है? 1/8, ठीक है। आप कोई सी भी ले लें, ठीक है ना बच्चों, मैंने आपको बताया था आप कोई सी भी एकक कोष्ठिका ले लीजिए, ठीक है, कोई सी भी एकक कोष्ठिका ले लीजिए। उसने अपन को कंफ्यूज करने के लिए क्या लिख दिया है? फलक केंद्रित लिख दिया है। लेकिन कोई सी भी एकक कोष्ठिका हो बच्चों, कोनों पर तो प्रत्येक अवयवी कण का कितना भाग होगा? 1/8, ठीक है। कितना होगा? 1/8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/8, ठीक है बच्चों। ऐसे इजी है सारे क्वेश्चंस, ठीक है, आपसे हो जाएंगे। 7th क्वेश्चन देखें बच्चों आप, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में फलक पर स्थित परमाणु का एकक कोष्ठिका में कितना भाग रहेगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है बच्चों कि फलक पर स्थित जो परमाणु है एकक कोष्ठिका में, जो फलक पर स्थित होंगे उसका कितना भाग होगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। और हर एक अगर फलक पे कोई परमाणु रखा है तो उसका कितना भाग होगा? आधा। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि मान लीजिए ये बॉल है, इस साइड में एक बॉल रख दूं तो इसका आधा भाग इस तरफ होगा और आधा भाग उस तरफ होगा। तो कितना भाग होता है? हाफ पार्ट होता है, ठीक है, हाफ भाग उसका होता है, ठीक है। कितना भाग होता है बच्चों? हाफ भाग, यानी आधा, ठीक है। अब बच्चों अपन चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में निकाय केंद्र पर परमाणु कितनी एकक कोष्ठिका में रहता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, बीसीसी की बात कर रहा है, यानी अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका की बात कर रहा है। और अंतः केंद्र एकक कोष्ठिका में जो केंद्र पर परमाणु है उसका कितना भाग रहेगा? एक ही भाग रहता है, ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास फर्स्ट। अब 9th क्वेश्चन देखो बच्चों आप, कौन सी एकक कोष्ठिका में प्रति एकक कोष्ठिका अधिकतम परमाणु होते हैं? जिसमें देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि कौन सी एकक कोष्ठिका में प्रति एकक कोष्ठिका अधिकतम परमाणु होते हैं। तो जिसमें ज्यादा परमाणु होंगे उसकी एकक कोष्ठिका भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब देखो बच्चों परमाणु की संख्या मैंने आपको निकालना बताई थी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3rd। क्या हो जाएगा? 3rd, फलक केंद्रित। क्योंकि बच्चों फलक पे जो है वो आधा पार्ट होता है और फलक टोटल कितने होते हैं? 6। तो इसको निकालोगे तो आपको आएगा 3। और कोने पर कितना हो जाएंगे? 8। तो इसको निकालोगे तो 1। तो 3 + 1 आ जाएगा 4। किसके लिए? फलक केंद्रित एकक, ठीक है, कोष्ठिका के लिए। किसके लिए रहेगा? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए। तो सबसे ज्यादा जो है परमाणु की संख्या किसमें होती है? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में होती है, ठीक है। फलक 6 होता है, एक फलक पे आधा भाग आएगा, कोने पे 8 होते हैं और एक जो कोने आए उस पे 1/8 पार्ट आएगा। तो 3 + 1 = 4, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चंस आसान है बच्चों, जितना जो भी आपको थ्योरी में पढ़ाया है उसके बाद से कुछ नहीं है अभी तक, बाकी सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 देखो, निम्न में से मौलिक एकक कोष्ठिका है। बच्चों मौलिक को बोलते हैं प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव का मतलब होता है आज्ञ, ठीक है, आज्ञ या, ठीक है, आज्ञ एकक कोष्ठिका, ठीक है। और मैंने आपको बताया था आज्ञ एकक कोष्ठिका का एक और नाम है सरल एकक कोष्ठिका, ठीक है। और सरल एकक कोष्ठिका जो है वो क्या बनाएगी? सरल घनीय का निर्माण करेगी, यानी सरल घन का निर्माण करेगी वो, ठीक है।
एकक कोष्टिका का मैंने आपको क्या मतलब बताया था कि जैसे मान लीजिए मुझे कोई कमरा बनाना है, ठीक है, तो कमरे की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, ईंट, और ईंट को मैं वापिस ईंट की मैं पुनरावृत्ति करूंगा, बार बार उसको रिपीट करूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कमरा बन जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सरल घनीय। ठीक है बच्चों, 13वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एक यौगिक ए तथा बी तत्वों से बनता है। ठीक है, यह घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें परमाणु ए घन के कोनों पर, ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, ए जो है वो घन के कोनों पर है तथा परमाणु बी निकाय के केंद्र पर है, तो यौगिक का सरलतम सूत्र होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, ए है और बी है। ठीक है, ए तो कोने पर है, तो कोने का कितना पार्ट होता है, 1/8, और 8 तो ये मिलके क्या बन जाएगा 1, और बी जो है केंद्र है, क्या है बच्चों, बी पे केंद्र है, बी कहाँ स्थित है, केंद्र में, और केंद्र पे अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना आप, ठीक है, क्या करोगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए बी, क्या जाएगा, ए बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ना भी करो तो भी चल जाएगा, क्योंकि पता है अपन को कि कोने पर अपन को संख्या निकालनी है, केंद्र पे अपन को पता है ये 1 होती है। ठीक है, ये मैंने बार बार आपको रिपीट करा चुका हूँ। ठीक है, इसकी भी है, इसकी भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, जो यौगिक है उसका सूत्र अपने पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, देखिए 17 क्वेश्चन देखिए आप, 16वां क्वेश्चन देखिए। धातु बीसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होती है। ठीक है, सोडियम धातु बीसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होती है जिसकी भुजा लंबाई यानी कि एज लेंथ अपन को दे रखी है ए इक्वल्स टू 4.229 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या होगी। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, इसी से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। देखो तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले तो बच्चों बोल क्या रहा है, बीसीसी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, बीसीसी में जो परमाणु, पहले अपन को निकालनी है परमाणु की संख्या कितनी होती है। परमाणु की संख्या बच्चों होती है अपने पास 2। ठीक है, कैसे, एक तो कोने पर होगी, कोने पे कितना आ जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 1, और एक हो जाएगी केंद्र पे। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था बच्चों ए और आर में संबंध। ठीक है, ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको ड्राइव किया है, कराया है। तो 3 ये होता है आपके पास किसमें, बीसीसी के लिए जो फॉर्मूला आता है, ए और आर में संबंध तो आता है, तो आर इक्वल्स टू कितना होता है, √3a/4। कितना होता है, √3a/4। और आपके क्वेश्चन में ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, 42.29। ठीक है, 42.29 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहां रख दो। ठीक है, ए की वैल्यू जब बच्चों आप यहां रखोगे, ठीक है, 42.29, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.86 एंगस्ट्रॉम। क्या आ जाएगा बच्चों, .86 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये जो है बच्चों इस तरह से आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इजी ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों जो क्वेश्चंस अपने पास आएंगे वो क्रिस्टल घनत्व के हैं। किसके हैं बच्चों, क्रिस्टल घनत्व के। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको किसी भी एकक कोष्टिका का घनत्व कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, घनत्व किसी भी एकक कोष्टिका का अपन को घनत्व कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो बच्चों जो घनत्व होता है वो होता है क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन, है कि नहीं। द्रव्यमान घनत्व जो होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखो एकक कोष्टिका में जितने परमाणु उपस्थित होंगे उसको मैं जेड से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा, जेड से। अब मैं परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालूंगा, ठीक है, यानी परमाणु का मैं भार कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो परमाणु का भार निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यानी इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ स्मॉल एम से। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, स्मॉल एम से। तो परमाणु का इस भार में निकालूंगा अणु भार और डिवाइड कर दूंगा एन ए से। किससे डिवाइड कर दूंगा, एन ए से।
और यहाँ पर जो Na है ना बच्चों, ये क्या है, अवोगाद्रो संख्या है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.02 10 की पावर 23, ठीक है, कितनी होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, मोल इनवर्स, ठीक है, इसे अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं, 11th में हमने पढ़ा होगा, और इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अच्छा बच्चों, ये तो परमाणु का भार आया। अब परमाणु की संख्या से तो परमाणु का भार आएगा, जैसे मान लीजिए सोडियम का भार है 23, ठीक है, लेकिन अब क्रिस्टल में सोडियम है 12, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 12 इंटू 23, तो ऐसे मुझे क्या करना पड़ेगा, Z से यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फाइनली जो मेरे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, Z इंटू M अपॉन Na, ठीक है, ये मेरे पास क्या जाएगा, परमाणु का भार आ जाएगा, परमाणु की संख्या के साथ परमाणु का भार आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको, परमाणु की संख्या के साथ क्या जाएगा, परमाणु का भार आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये तो मैंने निकाल लिया द्रव्यमान, अब मुझे आयतन निकालना है, ठीक है। तो अपन जानते हैं बच्चों कि एकक कोष्टिका का आयतन, आयतन कितना होता है बच्चों, A3, बच्चों आयतन कितना होता है A3, तो बस इसकी वैल्यू रख दो, m की जगह पे ये रख दो, ये क्या स्मॉल m यानी परमाणु का भार है, और A3 रख दो यहाँ पे, देखो रख के देखते हैं क्या होता है, द्रव्यमान क्या होगा बच्चों, Zm बाय Na, और ये A3 इंटू Na। बच्चों समझ में आया या नहीं आया? तो घनत्व जो है अपन किसी भी एकक कोष्टिका का, वो अपन कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब अपन क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। घनत्व निकालना मैंने बता दिया, यहाँ पे Z परमाणु की संख्या है, जैसे मान लीजिए FCC की बात कर रहा है वो, तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है, M दिया हुआ होगा आपको, ठीक है, और फिर A3 और Na तो पता ही अपन को कितना होता है 6.02 10 की पावर 23 मोल इनवर्स, ठीक है बच्चों, इसको नोट करो आप, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है आपको हेल्प करेगा घनत्व निकालने में, यानी डेंसिटी निकालने में, नोट करो। अब यहाँ पे देखो बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 20 कराता हूँ आपको एक बार। क्वेश्चन कह रहा है क्रिस्टल घनत्व में, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप। क्वेश्चन कह रहा है एक धातु जिसका परमाणु भार है 50, यानी कि अपन को क्या दे दिया बच्चों, m दे दिया, कितना 50, ठीक है, ओके। फिर अपन को दे रखा है केंद्रीय घनीय संरचना रखती है, यानी कौन सी संरचना रखती है, काय केंद्रित घनीय संरचना, यानी BCC, और BCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है बच्चों, कितनी होती है 2, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं BCC यानी अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, ठीक है, या काय केंद्रित एकक कोष्टिका, बात एक ही है, ठीक है। बॉडी सेंट्रल क्यूब में परमाणु की संख्या कितनी होती है बच्चों, 2, एक तो कोने पर आ जाएगा और एक केंद्र में आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों अपन को क्या दे दिया, घनत्व, क्या दे दिया, घनत्व कितना दिया है बच्चों अपन को 5.96 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अपन से क्या पूछ रहा है बच्चों, आयतन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो घनत्व का मैंने फॉर्मूला बताया था, Z इंटू M इंटू A3 मल्टीप्लाई क्या Na, ठीक है, अरे हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे अपन को क्या क्या दे रखा है, D दे रखा है, बिल्कुल, Z पता है 2, ठीक है, M पता है, बिल्कुल। तो क्या पूछ रहा है अपन को, आयतन, तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते बच्चों। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो D की वैल्यू अपन को दी है 5.96 मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, Z की वैल्यू अपने पास हो गई 2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई M की वैल्यू अपन को दी गई है 50, ठीक है। अवगाद्रो नंबर अपन जानते ही हैं, A3 तो ऐसा कैसा आएगा, क्योंकि A3 तो निकालना है आयतन, तो ठीक है। अवगाद्रो नंबर तो अपन जानते ही हैं कितना 23। तो बच्चों जब इस A3 का आप सॉल्व करोगे, ठीक है, मैं सॉल्व करके इसलिए नहीं बता रहा यहाँ पे, आप आसानी से सॉल्व हो जाएगी ये चीज, ठीक है। मैंने बता दिया है इसको कैसे करना है, ताकि आगे वाले क्वेश्चंस को भी अपन को स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं कर रखना है आपको, वैल्यूज रखनी है, ठीक है, और सॉल्व कर लेना है आपको, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, ठीक है।
अब देखो इसका जो आपका मेरे ख्याल से इसका जो आंसर आना चाहिए वो आपका आना चाहिए करीब करीब इसका जो बच्चों आंसर है वो मेरे ख्याल से करीब करीब सेकंड ऑप्शन तक इसका आ जाना चाहिए। ठीक है, 27 समथिंग 27.8 10 की घात -24 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों सघन संकुलन यानी क्लोज पैकिंग पे। ठीक है, क्लोज पैकिंग में क्वेश्चन नंबर 24 देखें आप, षष्टभुजीय संकुलन सघन संकुलन। ठीक है, षष्टभुजीय सघन संकुलन। ठीक है, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी एससीपी संरचना में समन्वय संख्या है। समन्वय संख्या का मतलब बच्चों मैंने आपको बताया था क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मैंने आपको मतलब बताया था क्या कि एक परमाणु अन्य कितने परमाणु से घिरा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बता रखा है 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 यानी फर्स्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे हो जाएगा 27 देखिए, बीसीसी जमावट में घेरे का स्थान होता है। ठीक है, बीसीसी में ये पूछ रहा है संकुल क्षमता कितनी होती है, कितनी होती है बच्चों 68%। ये आपको मैंने लिखवाई भी है, डेरिवेशन के साथ करवाई भी है। ठीक है बच्चों, देखो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस होंगे, जैसा बताया गया है आपको उसी प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो आपसे हो जाने चाहिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों 68% होता है बीसीसी का जमावट में घेरे का स्थान। अब 28वां क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बीसीसी एकक कोष्टिका में रिक्त स्थान है। ठीक है, अब बच्चों रिक्त स्थान का मतलब क्या है, वॉइड्स। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, रिक्त स्थान पूछ रहा है। अब देखो बच्चों क्या पूछ रहा है, ये बीसीसी में जो है वो वॉइड्स कितनी है, खाली स्थान कितना है। तो पहले अपन को देखना है कि बीसीसी की संकुलन क्षमता कितनी है। मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराया है, कितनी है 68%। अब अपन परसेंट का यूज ले रहे हैं तो मतलब अपन 100 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 100% में से 68% माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, करीब करीब 32%। कितना आएगा बच्चों 32%। और वही क्या हो जाएगी, रिक्त स्थान हो जाएगा, या उसकी रिक्तिका की परसेंटेज हो जाएगी, या उसकी वॉइड्स परसेंटेज हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, बड़ी इजी क्वेश्चन है। मैंने आपकी इसकी सारणी भी आपको बनाई है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है आपको देखते ही बस ऑप्शन टिक करना है, लेकिन बिना देखे। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि तुम देख के कर रहे हो कि सर हमें तो आ गया, नहीं। ठीक है, बिना देखे करना है, चैप्टर बड़ा आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, बाकी हो जाएंगे आपसे। कौन से क्रिस्टल जालक में अधिकतम सघन संकुलन होता है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग किसमें होती है, जिसकी जो है पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी। पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा किसकी होती है, फलक केंद्रित की होती है। ठीक है, ये मैंने आपको लिखवाई भी है। ठीक है, तो आपको हो जाएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आप, निम्न में से कौन एससीपी संरचना रखता है। निम्न में से कौन एससीपी संरचना रखता है। बच्चों एससीपी संरचना जो रखते हैं वो कौन रखता है, मैग्नीशियम रखता है। कौन रखता है, मैग्नीशियम। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, एक तो मैग्नीशियम रखता है। ठीक है, और एक और उदाहरण आप लिखें, एक तो बच्चों मैग्नीशियम रखता है। ठीक है, एक बेरिलियम रखता है। ठीक है, ये दो उदाहरण लिखे आप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो मैग्नीशियम और बेरिलियम। ठीक है, मैग्नीशियम ऑप्शन में था तो अपन ने मैग्नीशियम को टिक किया, अगर बेरिलियम होता तो अपन बेरिलियम को टिक करते हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे छोड़कर सभी अक्रिय गैस सीसीपी में क्रिस्टलीकृत होती है। ठीक है, किसमें सीसीपी में क्रिस्टलीकृत हो सकती है, और इसके ऑप्शंस हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन और क्रिप्टॉन। बच्चों जिसका आकार ज्यादा होगा वो सीसीपी में क्रिस्टलीकृत नहीं हो सकती। जिसका आकार ज्यादा होगा वो सीसीपी में क्रिस्टलीकृत नहीं हो सकती। अपन आकार कैसे देखते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं कैसे देखते हैं। ठीक है, यही ऑप्शन है बच्चों। अब देखो बच्चों, जो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1s2। इसका हो जाएगा 2p6। ठीक है, इसका हो जाएगा 3p6, इसका हो जाएगा 4p6,
और जैसे जैसे आगे आते जाएंगे, ठीक है, जिनॉन है, क्रिप्टॉन है, ठीक है, तो क्रिप्टॉन तो आ गया है, ठीक है, जिनॉन है, रेडॉन है, ठीक है, तो इनमें क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे जाने पर कक्षकों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, देखो इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है और सीजियम है। फ्रेंशियम को अपन नहीं लेते हैं, फ्रेंशियम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, 3 होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या कितनी है 3, यानी 1s2 2s2 सॉरी 2s1। तो इसके आखिरी में क्या आ जाएगा 3s1, इसके आखिरी में क्या आ जाएगा 4s1, इसके आखिरी में क्या आ जाएगा 5s1, इसके आखिरी में क्या आ जाएगा 6s1। तो बच्चों एक बात तो क्लियर होगी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कक्षकों की संख्या भी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है बच्चों? कक्षकों की संख्या भी बढ़ रही है। जरूरी थोड़ी है इसमें 3s आएगा, इसमें 3s आएगा, 3p आएगा, 3d भी आएगा, फिर इसमें 4s आएगा, 4p आएगा, 4d आएगा, और एक और बचेगा कौन 4f, क्योंकि f की शुरुआत जो होती है वो चौथे आवर्त से होती है। ठीक है, तो क्या होगा, आकार बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है? ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कक्षकों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो आकार भी बढ़ेगा। तो इनमें से सबसे छोटा आकार किसका है? हीलियम का। बताओ हाँ कि ना? हीलियम का है, इसलिए हीलियम को अपन क्रिस्टलीकृत कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपन को। क्वेश्चन नंबर 35 देखें बच्चों। ठीक है, यदि एक तत्व की समन्वय संख्या 8 है, ठीक है, समन्वय संख्या कितनी है उसकी 8 है, तो संकुल होगा। ठीक है, तो आपको पता है, मैंने आपको समन्वय संख्या बता रखी है, सबकी कैसे कैसे निकालनी है ये भी मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे समन्वय संख्या कैसे बताएंगे अपन। समन्वय संख्या का मतलब है उप सहसंयोजन संख्या, कंफ्यूज मत होना। उप सहसंयोजन संख्या मैंने निकालना आपको बता रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी आराम से इसमें ऑप्शंस में देख लेना, बीसीसी होगा, आप आराम से टिक कर देना। ठीक है, अब बच्चों अपन बात अपने पास टॉपिक 5 के क्वेश्चन से, क्रिस्टल में अंतराल या रिक्तिका है। ठीक है, अब इसमें चलते हैं। ठीक है, अब देखो एक धनायन, इसमें क्वेश्चन नंबर 38 देखें। एक धनायन जो कि अष्टफलकीय अंतराल में उपस्थित हो तो उसकी समन्वय संख्या होगी। अष्टफलकीय में बच्चों जो समन्वय संख्या होती है, अष्टफलकीय के लिए जो समन्वय संख्या होती है वो याद रखना कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, अब अपन बच्चों आयनिक क्रिस्टल पे चलते हैं। किस पे चल रहे हैं अपन? आयनिक क्रिस्टल पे। आयनिक क्रिस्टल में जाने के लिए बच्चों इसमें जो क्वेश्चंस है वह अपने सिलेबस में, ये जो क्वेश्चंस जो होंगे, ठीक है, ये अपने सिलेबस के बाहर है। तो एक मैं आपको टेबल यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, उस टेबल को बस आप याद रखें, सारे क्वेश्चन फटाफट आपसे हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपके लिए टेबल बना रहा हूँ, आपको आसानी होगी, उसको आप याद कर लें, फिर आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो बच्चों, आपके सामने मैंने एक टेबल बनाई है। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है सीमांत त्रिज्या। सीमांत त्रिज्या क्या होती है? R पॉजिटिव और R नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं? सीमांत त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अब सीमांत त्रिज्या की ये एक रेंज है। अगर इस रेंज तक कोई क्रिस्टल आ रहा है तो उसकी उपसहसंयोजन संख्या ये होगी, उसकी आकृति ये होगी और उसके उदाहरण ये होंगे। ठीक है, तो देखो पहला है 0.155 से लेके 0.225। अगर इस रेंज में आता है तो उपसंयोजन संख्या 3 होगी, आकृति त्रिकोणीय समतलीय होगी, उदाहरण हो जाएगा B2O3 बोरोन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा उदाहरण? बोरोन ऑक्साइड। सेकंड है, यहां से शुरू करना है 0.225 से 0.414। अगर ऐसा है तो उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 4। आकृति हो जाएगी चतुष्फलकीय। एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड और सिलिका ऑक्साइड SiO2। ठीक है, थर्ड है, यहां से शुरू करेंगे 0.414 से 0.732 तक। ठीक है, 0.414 से 0.732। क्या? 0.732। अगर इस रेंज में कोई आ रहा है तो इसकी उपसंयोजन संख्या 6 हो जाएगी, आकृति अष्टफलकीय हो जाएगी, उदाहरण हो जाएंगे NaCl यानी नमक। ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर रेंज देखिए 0.732 से 1.00 यानी 1 की रेंज में आए
तो ऐसे में उपसंयोजन संख्या हो जाएगी 8, आकृति हो जाएगी घनीय, और उदाहरण हो जाएगा CsCl यानी सीजियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? CsCl यानी सीजियम क्लोराइड। अब बच्चों देखो, मैं जो है वो इसको रफ कर रहा हूं, लेकिन आपको इसको उतारना है, ढंग से उतारना है बिल्कुल, ठीक है। कुछ हद तक मैं चीजें इसमें लिखी रहने दूंगा क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब अपन चलते हैं आयनिक क्रिस्टल्स पे जो क्वेश्चंस है उनको अपन देख लेते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए, चतुष्फल की आकृति के लिए सीमांत त्रिज्या का अनुपात होता है। चतुष्फल की यानी उपसंयोजन संख्या कितनी? 4। कितनी बच्चों? 4। और समान त्रिज्या का अनुपात देख लीजिए आप, कहां से कहां तक? 0.225 से 0.414 तक, ठीक है। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? बोलिए जल्दी। थर्ड हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, हो रहा है क्वेश्चन इजिली, बस तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अष्टफल की अंतराल के लिए न्यूनतम सीमांत त्रिज्या होगी, ठीक है। न्यूनतम सीमांत त्रिज्या पूछ रहा है ये किसके लिए? अष्टफल के लिए। अष्टफल की देखो यहाँ है, ठीक है, सॉरी यहाँ है, ठीक है। अष्टफल की यहाँ है, उपसंयोजन संख्या 6, और देखिए न्यूनतम यानी न्यूनतम से पूछ रहा है नहीं है, तो न्यूनतम मतलब यहाँ से, ये तो मैक्सिमम है, अधिकतम तो ये होगी। अरे बच्चों होगी, अधिकतम तो ये है, मिनिमम क्या है ये, तो न्यूनतम पूछ रहा तो 0.414, ठीक है बच्चों, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 45 क्वेश्चन देखो, यदि सीमांत त्रिज्या अनुपात की परास 0.414 से 0.732 हो तो समन्वय संख्या होगी, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसंयोजन संख्या। तो अपन को दिया क्या है? 0.414 से लेके 0.732 तक क्या पूछा है? समन्वय संख्या कितनी? 6। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 45 क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? थर्ड, ठीक है। चलिए जी, अब ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। बाकी जो भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी एक बात आपको मैंने कही थी कि बच्चों अगर कोई चीज़ रह जाती है, ठीक है, तो अपन क्वेश्चन से भी उसको सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे जरूर, छोड़ेंगे अपन कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये देखिए, नई जो सारणी है इसको आपको नोट्स में उतारना है। कहाँ उतारना है? नोट्स में कॉपी करना है इसको, है ना, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो कि अभी तो उतार ली फिर जो है इसकी नाव बना के, एरोप्लेन बना के हवा में उड़ा रहे हो, नहीं, ये काम की चीज़ है, ठीक है। इसको नोट्स में ही मेंशन करिएगा आप, है ना, और पढ़ाई करते रहिए। कोई दिक्कत आपको आए तो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए जी, ऐसे करके बच्चों आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी नहीं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ठोसों में दोष या त्रुटियां। ठोसों में त्रुटियां कब आएगी? जब अवयवी कण जो है वो अपने स्थान से हिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, 71 क्वेश्चन देखिए, 0 केल्विन पर अधिकतर आयनिक क्रिस्टल रखते हैं। मतलब इसमें का कहने का मतलब है 0 केल्विन पर अधिकतम आयनिक क्रिस्टल कौन सा दोष रखते हैं? 0 केल्विन पे बच्चों कुछ देखो, उसको टेम्परेचर मिल ही नहीं रहा है, टेम्परेचर मिल नहीं रहा था, अवयवी कण डिस्टर्ब होंगे ही नहीं, अवयवी कण अपनी जगह ही व्यवस्थित रहेंगे, ठीक है। अवयवी कण डिस्टर्ब कब होंगे? जब उसको टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। तो जब अवयवी कण डिस्टर्ब नहीं होंगे, नियमित आकार में रहेंगे, नियमित व्यवस्था में रहेंगे, तो कोई दोष होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कि कोई दोष नहीं है। क्या रहेगा ऑप्शन नंबर आपका 4? ठीक है, तो 0 केल्विन पर है जो कुछ भी अपने पास नहीं होगा, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों 72। क्या देखो? 72। क्वेश्चन नंबर बच्चों 72 देखो कि शॉर्ट की त्रुटि के परिमाण स्वरूप होता है, मतलब कि जब शॉर्ट की डिफेक्ट हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन देख रहा है घनत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या ऐसा मैंने बच्चों आपको पढ़ाया है कि घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता? ऐसा है? क्या ये ऑप्शन सही है? मेरे ख्याल से तो ये ऑप्शन सही नहीं है,
सेकंड है क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, हाँ ये जरूर है। ठीक है, क्योंकि विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋणायन और धनायन दोनों समान मात्रा में क्या होते हैं, क्रिस्टल से लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है ऊपर दिए गए तीनों में से कुछ भी नहीं हो सकता, हाँ है ना। आप तो यही बोलो कि सर फोर्थ हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, आप तो हटाओ। ठीक है, नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। देखिए 73 क्वेश्चन पे गौर करिएगा बच्चों। शॉटकी एवं फ्रेंकल दोष निम्न क्रिस्टल में दिखाई देता है। ठीक है, मतलब ये इनमें से कौन सा ऐसा है जो दोनों दिखा सकता है, शॉटकी और फ्रेंकल। बच्चों जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको ब्लू मार्कर से स्टार बना के बताया था वो उदाहरण। क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, आवाज नहीं आई मेरे को। क्या हो जाएगा, AgBr। क्या हो जाएगा बच्चों, AgBr। ठीक है, 74 क्वेश्चन देखो बच्चों। निम्न में से सही कथन है। ठीक है, शॉटकी दोष घनत्व को कम करता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फ्रेंकल दोष क्रिस्टल में जो है पैरावैद्युतांक को बढ़ाता है। ठीक है, पैरावैद्युतांक को बढ़ाएगा, ठीक है ये भी सही है। ठीक है, रस समीकरण मिति दोष क्रिस्टल को अच्छा वैद्युत चालक बनाते हैं। ठीक है, ठीक है ये भी सही है। और फोर्थ, मतलब सारे इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, एक बार देख लेना अब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 75 क्वेश्चन देखिए बच्चों आप। फ्रेंकल दोष सामान्यता पाए जाते हैं, फ्रेंकल दोष सामान्यता पाए जाते हैं ZNS में बिल्कुल, AGI में बिल्कुल, AgBr AGI दोनों में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ। क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बच्चों अपन चलते हैं 77 पे, यानी कि आयनिक क्रिस्टल पे। किस पे चलते हैं बच्चों, आयनिक क्रिस्टल पे। अब ये पूछ रहा है कि आयनिक क्रिस्टल में F सेंटर होते हैं। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल में क्या होते हैं, F सेंटर होते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या बताया था मैंने F सेंटर के बारे में। देखो मैंने आपको बताया था कि एक जालक है, ठीक है, इसमें सोडियम आयन भी होंगे, क्लोराइड आयन भी होंगे बच्चों, है कि नहीं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो जब मैं इसमें क्या करूंगा, सोडियम को वाष्प अवस्था में क्या करवाऊंगा, इसमें प्रवेश कराऊंगा, तो सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अरे बच्चों बोलो हाँ ये ना। ठीक है, सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सोडियम, एक, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही तो करेगा। ठीक है, अब ये Na जो है ये Cl के साथ मिलकर क्या बना लेगा, NaCl। और जैसे मान लीजिए एक Na है, ठीक है, ये एक Na है, उसने Cl के साथ मिलकर NaCl बनाया, तो Cl तो यहाँ से गायब हो गया, और उस Cl की जगह कौन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे क्या अपन ने क्या बोला, F केंद्र, ये F सेंटर बोला। ठीक है, तो अब देखो इसके ऑप्शंस क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है जालक बिंदु जहां पर इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं, बिल्कुल सही है, जालक बिंदु जहां पर इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्थित है, जालक बिंदु भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F सेंटर के लिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अंतराली जगह पर इलेक्ट्रॉन स्थित होते नहीं बच्चों, ये ऑप्शन गलत है। अंतराली का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि 4 परमाणु हैं, ठीक है, इसके बीच में जो अगर यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन आता तो इससे अपन अंतराली बोलते, तो अंतराली हो नहीं सकता। ठीक है, जालक बिंदु जो रिक्त रहते हैं, नहीं, जालक बिंदु तो होते हैं लेकिन खाली नहीं होते, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अंतराली जगह पर धनायन स्थित होते नहीं, धनायन का तो कोई काम ही नहीं है फ्रेंकल दोष में, ओ सॉरी F सेंटर के अंदर। ठीक है, सॉरी धनायन का कहाँ काम नहीं है, F सेंटर के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन बच्चों आपके पास हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, हाँ या ना। चलिए 78 देखिए बच्चों आप क्वेश्चन। F सेंटर के संबंध में सही कथन है, F सेंटर के संबंध में सही कथन अपन को बताने हैं। पहला है क्रिस्टल के जालक बिंदु पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल के जालक बिंदु पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्रिस्टल में रंगीन प्रभाव दिखाता है, बिल्कुल सही है। क्रिस्टल में क्या होता है, रंगीन प्रभाव दिखाता है। क्रिस्टल की चालकता F सेंटर के कारण बढ़ जाती है, बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। जैसे जैसे क्लोराइड आयन जाते जाएंगे, Cl- हटता जाएगा, इलेक्ट्रॉन आता जाएगा, तो और उस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगी, विद्युत चालकता भी बढ़ती जाएगी। तो ऑप्शन क्या है, फोर्थ, यानी सभी सही है। ठीक है, मैंने बच्चों आपको बताया था कि कोई भी कंपाउंड अगर कलर शो कर रहा है तो उसके 3 रीजन होते हैं। ठीक है, सबसे पहला F सेंटर, दूसरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन,
ठीक है, यानी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में लोअर से वो हायर स्टेट में जा रहा होगा तब। तीसरा जब वो एनर्जी को अवशोषित करता है, ठीक है, विभिन्न विभिन्न तरंग दे देगी। चलिए जी, तो इसी तरह बच्चों आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। कोई आपको फिर भी कोई डाउट आए, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, आपसे हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स लगे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो सीरीज है आपकी, ठीक है, वो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनकी है, ठीक है, यानी AIPMT एम्स वाले क्वेश्चंस की है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है बच्चों कि सरल घन में उपस्थित परमाणु के द्वारा घेरा गया कुल स्थान है, कुल आयतन का अंश है, स्थान नहीं, कुल आयतन का अंश है π/6 पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है पाई डिवाइड 3√2, फिर π/4√2 या फिर π/4। अब बच्चों ये किस में पूछ रहा है? सरल घन में पूछ रहा है, ठीक है। ये अपन को क्या पूछ रहा है? कुल आयतन कितना घेरेगा, यानी समन्वय। अपन को क्या पूछ रहा है? संकुलन क्षमता पूछ रहा है अपन से। क्या पूछ रहा है? संकुलन क्षमता, और उसका अंश पूछ रहा है। देखो क्या होगा, कैसे निकाली थी अपन ने बच्चों, इसमें अपन ने निकाला था क्या, π/6, ठीक है, π/6 आया था। π/6 को अपन क्या करे थे, 3.14 डिवाइड बाई 6, इसको जब सोल्व करे थे तो अपने पास क्या आ रहा था, 0.52 के समथिंग, और इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करे थे, 100 से, तो अपने पास क्या आ रही थी, 52%। क्या आ रही थी? संकुलन क्षमता। तो ये अंश पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, π/6। π/6 को अपन सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.52, और क्योंकि क्षमता निकालनी है तो 100 के रिस्पेक्ट में निकालते, परसेंटेज में निकालते हैं, तो 100 से अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, A, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों आप। सबसे पहले इसमें देखिए बच्चों 19 क्वेश्चन पे आइए। शॉर्ट की त्रुटि है, ठीक है। शॉर्ट की त्रुटि में आयनों की रिक्त, मतलब आयन जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। आयनों का विस्थापन, आयनों के अंतराकाशीय रिक्त, केवल धनायन के रिक्त। नहीं बच्चों, आयनों का विस्थापन इसमें नहीं होता है। जो आयन है जो वो चले जाते हैं, उनकी जो जगह है वो खाली रह जाती है, ठीक है। केवल धनायन नहीं जाते, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, आयन जाते हैं। आयन कौन से होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास A, ठीक है जी। अब आप 23 क्वेश्चन देखिए जो एम्स 2012 में आया है। कायक केंद्रित घन संरचना में कोनों व केंद्रीय परमाणु पर कितना भाग होगा, ठीक है। किसमें पूछ रहा है, कायक केंद्र में पूछ रहा है, ठीक है। तो कायक केंद्रित में बच्चों, कायक केंद्रित का मतलब क्या, बॉडी सेंट्रल क्यूब, यानी अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। कायक केंद्रित में या अंतः केंद्रित में क्या होता है, परमाणु जो होते हैं वो कहाँ का होता है बच्चों, एक तो कोने पर होता है और एक जो है वो पूरा का पूरा सेंटर पे होता है, ठीक है। तो अगर मैं मान लीजिए कोनों के लिए निकाल रहा हूं, तो कोनों के लिए परमाणु का कितना आ जाएगा, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। एक परमाणु 1/8 स्थान घेरता है, तो कितने परमाणु हो गए, 8 परमाणु। क्यों? क्योंकि घन के 8 कोने होते हैं। तो ये इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 1, यानी कि 1.8। इसको सॉल्व नहीं करना अपन को, कितना भाग घेर रहा है ये, 1.8 घेर रहा है, ठीक है। फिर पूछ रहा है केंद्र के लिए, ठीक है। तो केंद्र के लिए तो मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा एक परमाणु इसके अंदर चला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्यूब है, क्यूब के अंदर मुझे एक बॉल डालनी है, तो सेंटर पे पूरी की पूरी बॉल जो है वो पूरा स्थान घेर लेती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि 1/8 और 1। अरे बच्चों हाँ या ना, तो ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन A हो जाएगा। आप ध्यान से देखें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन A। इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल हो जाएंगे, आपसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको भी जरा देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि BCC संरचना में परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन कितना है। BCC में कितना होता है बच्चों, 68%। कितना होता है,
68%, ठीक है, याद रखना ही, ठीक है। दूसरा है एससीपी में समन्वय संख्या। एससीपी यानी षष्ठकोणीय सघन संकुलन, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या है बच्चों? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए समन्वय संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12। तो ये जो है वो आरपीएमटी में पूछा गया है, आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नीशियम की संरचना कैसी होती है? मैंने आपको बताया मैग्नीशियम की जो संरचना है वो कैसी होती है? एससीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक और उदाहरण मैंने आपको बताया, या तो मैग्नीशियम हो सकता है या बेरियम हो सकता है, मतलब दोनों की क्या होती है? एससीपी संकुलन, मतलब जो संरचना होती है। इसमें देखिए बच्चों इसी तरह जो है बच्चों आपसे सारे जो है वो क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी जिसमें बहुत जो है क्वेश्चन जो है वो बड़े अच्छे दे रखे हैं। आप इसको एक बार ट्राई करें घर पे, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे मोस्टली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो अपने सॉलिड स्टेट के अंदर आज जो है वो क्वेश्चंस को डिस्कस किया, ठीक है। क्वेश्चंस के टाइप्स को देखा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन किस किस प्रकार से वो हो सकते हैं, वो देखा। जो भी क्वेश्चंस थे बच्चों, वो जो मैंने थ्योरी आपको दी है, जो थ्योरी आपको पढ़ाई गई है, उसके बाहर से थे, लेकिन वो आपको मैंने अभी पढ़ा दिए, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों कि पूरा 100% चैप्टर का सिलेबस अपन 80% जो थ्योरी से कवर करेंगे, 20% जो अपन क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तब सीखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो है बच्चों आज अपन ने क्या करा, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखें, ठीक है। कुछ मैंने आपको क्लास में भी करवाए थे, ठीक है। और मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेते आता रहूंगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। और कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए, ठीक है। इसी तरह से अपने ठोस अवस्था चैप्टर जो है वो हर एंगल से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। कोई उसमें कुछ रह नहीं गया है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे आगे, लेकिन इससे पहले आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, ठीक है। अच्छे से समझ के पढ़ाई करें, ठीक है। आई होप आपको आज क्वेश्चंस करने में मजा आया होगा, ठीक है। थैंक यू।